कथा स्मरण ये उन दिनों की बात है। खबरदार जो किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया। कल से मेरे एग्ज़ाम हैं। दीदी ने अपने से छोटे आधा दर्जन 2 बुआ के 5 और मुझे बहन भाइयों को डांटते हुए कहा। यह उन दिनों की बात है जब मेरठ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जून में होते थे और स्कूल की छुट्टियां। भैया और दीदी मामा बुआ के भाई बहनों के सबसे बड़े। अब इसमें भला हम मासूमों की क्या गलती थी कि हम सब स्कूल में थे और वो दोनों कॉलेज में आ गए थे। चलिए आपका परिचय करवाती हूँ अपनी वानर सेना से। सबसे पहले मिलते हैं राजन भैया से, सबसे बड़े। उनकी कही बात कोई नहीं टालता था, किसी डर से नहीं, प्यार की वजह से। उनसे छोटी मोना दीदी, हम सब की माँ जैसी बहन, जो पढ़ाई के बीच मिले टाइम में हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बना जाती थी। ये दोनों हमारी सेना का हिस्सा तो थे, लेकिन पढ़ाई के आगे मजबूर। हाँ, रौब और दुलार पूरा था दोनों का। अब एक एक करके बाकी सबसे मिलवाती हूँ। बिन्नू भैया, टीम लीडर। उस समय उम्र 17 रही होगी, पतले दुबले लंबे और जिम्मेदार। मोना दीदी से बहुत पटती थी। पारुल दीदी एक नंबर की पढ़ाकू, लेकिन मस्ती में किसी से कम नहीं। कमाल की बात यह है कि इनकी शक्ल अपनी मामी यानी मेरी मम्मी से इतनी मिलती थी कि अनजान लोग उन्हें माँ बेटी समझ लेते थे। हॉबी भैया, हमारी टीम के सबसे शरारती मेंबर, कब किसे क्या कहेंगे आप सोच भी नहीं सकते। रुचि दीदी, बचपन से ही दादी माँ मेकअप की शौकीन, कुछ और नहीं मिलता तो आटे से ही खुद को गोरा करने वाली। राहुल भैया, चुपचाप रहने वाला शांत, लेकिन मोना दीदी का लाडला। खाने का शौकीन इतना कि मम्मी उसके हिसाब से मेन्यू डिसाइड करती। सबसे छोटी मैं यानी गुड़िया, उम्र करीब 6-7 साल की रही होगी। सबकी लाडली, कहना मानने वाली और शरारती तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मैं ऐसी ही थी। ये बात और है कि अब बिल्कुल अबोचिट हो गई हूँ। जहाँ जून का महीना शुरू होता, दोनों बुआओं के बच्चे छुट्टी मनाने आ जाते। फिर तो तहलका मचा था, तहलका। ना सोने का टाइम होता था, ना उठने का। कूलर में पानी भरना हो या छत से सुबह की बिस्तर उठाना, सब मिलकर करते थे। यहाँ तक कि हम टूथब्रश भी लाइन बनाकर करते। उधर बड़े भैया और दीदी के एग्जाम शुरू हुए और इधर हमारी हरकतें। कभी तेज आवाज में गाने चलते तो कभी कूद फांद मचती। एक दिन तो सोफे पर इस कदर कूद कर कहर बरपाया कि वो टूट ही गया। जब शाम को डैडी ने मम्मी से पूछा कि कैसे टूटा, तो धीरे से हंसकर बोली, बंदर घुस गए थे कमरे में। मम्मी कभी किसी से भी बच्चे को नहीं डांटती थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन शायद उन्हें पता था कि हम जिंदगी के सबसे प्यारे पल जी रहे हैं। रात को मोना दीदी के हाथ पर सोने के लिए सब लड़ते थे, लेकिन राहुल भैया दीदी के लाडले थे, तो एक हाथ पर उनका सोना तो पक्का ही था। लाड़ प्यार शरारतें सब ठीक, पर भैया और दीदी की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। वैसे तो भैया सबको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस दिन भैया को गुस्सा आ गया। कल सुबह तुम सब चाचा जी के यहाँ जा रहे हो, कम से कम 5 दिन के लिए। तब तक हमारी एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। हम सब ने एक दूसरे को देखा, फिर मम्मी को निरीह भाव से देखा, शायद रोक ले, लेकिन वो भी चुप थी। अब जाने के अलावा और कोई रास्ता ना बचा था। मेरे चाचा जी गांव में रहते थे, वहां जाने के लिए हमें पहले बस से ट्रेवल करना था। फिर अगर कोई साधन, किसी का भैंस बुग्गी घोड़ा तांगा मिल गया तो ठीक, नहीं तो 4 किलोमीटर पैदल। रात को छत पर सोने के लिए लेटे तो एक दूसरे को दोष देने लगे। क्या जरूरत थी इतनी जोर से म्यूजिक बजाने की? अच्छा, और तूने जो सोफा तोड़ा उसका क्या? शाम को कूलर में पानी भरने पर भी कितना शोर मचाया था तुमने। और ये हॉबी, राहुल सारे दिन कुश्ती का दंगल करते हैं, अब कोई फायदा नहीं। भैया ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही, बिन्नू भैया ने सीरियस होकर कहा और सब गहरी सांस ले सो गए। फिर आई हमारे बचपन के उस यादगार दिन की भोर। किसी का उठने का मन नहीं था, या कह लो गांव जाने का मन नहीं था। तभी भैया की आवाज आई, उठे नहीं अभी तक? भैया का इतना कहना था कि हम बत्तख के पीछे चलते बच्चों की तरह लाइन से तैयार होने लगे। घर से निकलने से पहले सबके आधार कार्ड छपे। अब आप सोच रहे होंगे अब से
35 साल पहले आधार कार्ड। हाँ जी, हम सब की कमर पर बॉल पेन से हमारे नाम पते लिखे गए। हाथ पर लिखते तो मिट सकते थे ना। भैया ने बिन्नू भैया से कहा था कि बार बार गिनती करते रहना, और बिन्नू भैया ने कम से कम 8 बार हमें गिना। इस तरह हम आधा दर्जन भाई बहन जीवन की यादगार यात्रा पर निकले। एक ही रिक्शा में लदे। रिक्शा की सीट पर पारुल दीदी और रुचि दीदी, उनके बीच में आगे को लगभग गिरते। रिक्शे वाले की सीट से खुद को गिरने से रोकते राहुल भैया। पारुल दीदी की गोद में मैं, बिन्नू भैया और हॉबी भैया पीछे। आज ऐसी गाड़ियों में बैठे आउटिंग पर जाने वाले कजन क्या जाने उस रिक्शा राइड के आनंद को। खैर किसी तरह बस अड्डे पहुंचे। रिक्शे से उतर बिन्नू भैया ने गिनती की, तब रिक्शे वाले को पैसे दिए। नजर घुमाई तो बस अड्डा खाली मैदान सा दिखा। पता लगा बसों की हड़ताल है। गोल घेरे में सिर से सिर भिड़ा मीटिंग हुई। हालांकि मेरा सिर कुछ नीचे रह गया था। अब घर गए तो भैया समझेंगे बहाना बना रहे हैं, ट्रेन से चले। हाँ, ऐसा ही करते हैं। इतने में मैं रोने लगी। अगर ट्रेन भी नहीं मिली तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि अगर सच में ऐसा हो गया। किसी तरह दोबारा रिक्शे में लदा गया। उतरते समय फिर गिनती हुई और इस तरह हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। गोल घेरे में सिर भिड़ाकर हिसाब लगाया गया कि कितने टिकट फुल लेने हैं और कितने आधे टिकट लेने हैं। टिकट लेते ही पता चला कि ट्रेन छूटने वाली है। बिन्नू भैया चिल्लाए, भागो, और हम सारे एक साथ दौड़ पड़े। मैं सबसे छोटी थी तो सबसे पीछे रह गई। सारे एक एक कर चढ़ गए और मैं देखती रह गई। हमेशा की तरह रोना शुरू। शुक्र है कि ट्रेन चली नहीं थी। बिन्नू भैया ने गिनती की, एक कम है। गुड़िया, गुड़िया कहाँ है? रुचि दीदी ने बाहर झांका। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठी रो रही थी। वो तेजी से उतरकर आई और मुझे गोदी में उठा ट्रेन में चढ़ाया। खैर ट्रेन से उतरे बिन्नू भैया ने एक बार फिर गिना कि कोई रह तो नहीं गया। इस बार गिनती पूरी थी। अब आगे का सफर कैसे होगा इतनी गर्मी में? यहाँ किस्मत ने साथ दिया। कुछ दूर चलते ही घोड़ा तांगा मिल गया। हम फिर लदे। इस बार मैं किसकी गोदी में थी ये ठीक से याद नहीं। घर पहुँचे। चाचा जी हमें देख बहुत खुश हो गए। वैसे भी चाचा जी को अपने भाई बहनों के बच्चों में जान बसती थी, खासतौर से बिन्नू भैया में। गांव तो गांव ही होता है, ना बिजली ना पंखा। बिना बिजली के कोने में रखा टीवी भी बखोल उड़ाता लग रहा था। जल्दी ही सारे नहा लिए। ना साबुन पानी से नहीं, पसीने से। चाची जी ने खाना बनाया। खा पी कर बैठे तो गर्मी से बेहाल हो गए। किसी को भी गांव की आदत नहीं थी। किसी को गर्मी ज्यादा लग रही थी तो किसी को मक्खी आपातकालीन बैठी हुई। वहीं गोल घेरे में सिर से सिर भिड़ाकर आज ही वापस चले क्या? फिर भैया खा लेंगे डांट। बस कोई शोर नहीं मचाएगा। हाँ, दीदी भैया को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उद्घोष हुआ, चलो मेरठ। चाचा जी ने बहुत रोका, समझाया भी कि रात को लाइट आ जाएगी, लेकिन अब तो फैसला हो चुका था। मरते खपते गोल घेरे में सिर से सिर भिड़ा मीटिंग करते, गिनती करते, रिक्शा में लदते हम घर तो पहुंच गए। अब बात ये थी कि सबसे पहले घर में कौन घुसे। मुझे सबसे आगे कर दबे पैरों अंदर आए और नाजा झुका लाइन से खड़े हो गए। आज ही आ गए वापस? क्यों, क्या हुआ भैया? हम अगले 5 दिन बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। घर में कोई म्यूजिक नहीं बजेगा और ना ही लड़ाई होगी। आप कहो तो हम मौन व्रत रख लेंगे। बस हमें घर से मत निकालो। सारे एक सुर में बोल उठे। हमारी शक्लें देख भैया की हंसी छूट गई। आज इस घटना को 35 साल हो गए हैं, लेकिन हम सबका प्यार ऐसा ही है। अक्सर जब सब मिलते हैं तो इस किस्से का जिक्र जरूर होता है। भैया की बात आज भी सब मानते हैं और दीदी आज भी हम सब की माँ है। कमाल की बात यह है कि हमारे बच्चों में भी आपस में ऐसा ही प्यार है। बस वो हमारी तरह रिक्शा राइड पर नहीं जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।